तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई डीन के साथ बाई हुआ वैली में आता है, जहां पर वो अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पे मौजूद जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स वहां पे उन लोगों को छोड़कर चले जाते हैं और फिर उन लोगों को वहां पर एक पोर्टल दिखाई देता है। उस पोर्टल को देखते ही डीन फौरन से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो उसके साथ साथ योंग फाई भी जाता है और वो लोग जिस पोर्टल से बाहर निकलते हैं वहां पे उन लोगों के सामने एक बहुत ही खास ट्रेजर होता है और उसके चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई होती है। उस ट्रेजर को देखते ही वो कहता है कि यही वो जगह है जहां हमें आना था। और इतने में अचानक योंग फाई अपने ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद एक ब्रिज को फौरन से अपीयर कर देता है। तो डीन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो लोग फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो डीन उसे बताता है कि वहाँ पे जो तुम्हें चमकती हुई चीज नजर आ रही है वो असल में कंडेंस स्पिरिचुअल पावर है। इसके अंदर जो भी ट्रेजर छुपा हुआ होगा वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। उसके जरिए हम लोग मिस मैंग को आसानी से बचा लेंगे। ये कहते हुए वो लोग करीब जाने की कोशिश करते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे मौजूद जो शील्ड होती हैं उनमें से अचानक से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ओरा निकलता है जो कि उन लोगों को बिल्कुल पीछे धकेल देता है। उस ओरा को देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान से रह गए थे, मगर वो लोग फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो शील्ड उन्हें दोबारा से पीछे धकेलती है। योंग फाई तो खुद को बचा लेता है मगर वो ओरा डीन को काफी पीछे लेकर गया था, जिस पर योंग फाई कहता है कि डीन आप ठीक तो है ना? तो फिर डीन कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है कि ये जगह हायर कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पर ज्यादा हाई कल्टीवेटर लोग आगे नहीं जा सकते। जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो जमीन क्रैक होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो योंग फाई से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर योंग फाई कहता है कि मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पे उसे एक बैरियर दिखाई देता है और ऊपर से उस शील्ड की एनर्जी का उस पर भी कोई खास असर नहीं हो रहा था। मगर फिर योंग फाई अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी ब्लड पावर को यूज करते ही वहाँ पे मौजूद बैरियर को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो शील्ड अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और योंग फाई देखता है कि वो सारी की सारी शील्ड जिस चीज को कवर कर रही थी वो उसे वापस छोड़कर अपनी जगह आ जाती हैं। और योंग फाई को बहुत ही अजीब सा फील होता है। वो कहता है कि यहाँ आसपास मुझे अपने फादर की स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा, मगर आखिर डीन ज़ेंग वहाँ पर क्यों रुके हुए हैं और मैं इस मैजिक एरे को कैसे एक्टिवेट कर पाया हूँ? ऊपर से ये शील्ड सिर्फ डीन ज़ेंग को ही पीछे क्यों धकेल रही थी? मगर अचानक से पीछे से डीन आता है और वो कहता है कि अब समझ में आया कि एल्डर जुओ को तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी खास काबिलियत है कि जिसकी वजह से एल्डर जुओ भी हमारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो फिर योंग फाई कहता है कि सच बताओ तो मैं भी खुद जानना चाहता हूँ कि आखिर वो मुझ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो फिर डीन कहता है कि फिलहाल उसे भूल जाओ, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मिस मैंग है, हमें उसे जल्द से जल्द सेव करना है। वो लोग आगे उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो बड़ी बड़ी शील्ड्स थी और डीन ज़ेंग उसे बताता है कि ये जो तुम्हें प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है ये असल में एक एंशिएंट मैजिक एरे प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए एक ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस पर योंग फाई कहता है कि लगता है कि फिर से मुझे ब्लड पावर को यूज करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो खुद ही उस प्लेटफॉर्म के सेंटर पे जाता है और वहाँ पर अपने हाथ पर जोर डालते हुए उससे ब्लड का एक ड्रॉप बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर वो ड्रॉप जैसे ही गिरता है तो उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है और पीछे डीन ज़ेंग सब कुछ देख रहा होता है कि योंग फाई वो हर एक चीज को बहुत ही आसानी से एक्टिवेट कर रहा है। और इस तरफ योंग फाई की बॉडी के सामने अचानक से एक स्पिरिचुअल ऑरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक ट्रेजर अपीयर हो जाता है। उस ट्रेजर को देखकर वो दोनों ही बिल्कुल हैरान रह गए थे और योंग फाई उसे करीब से देखता है और कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, कहीं ये वही एलेक्सियर तो नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एलेक्सियर किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। वो जैसे ही उस बॉक्स को टच करता है तो अचानक से वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे उसे वही जेड रूई गॉड दिखाई देता है। जब एक डीमन ने उसका जेड रूई हैंड काट दिया था तो वहाँ पर हर जगह स्मोक ही स्मोक फैल गई थी और फिर हमें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी दिखाई देती है। और ऊपर से वो जेड रूई गॉड फिर योंग फाई को बताता है कि तुम इस जेड रूई पावर की मदद से यहाँ पर आए हो, तुम इसकी पावर को फील कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जेड रूई ने अब तुम्हें चुन लिया है। आहिस्ता आहिस्ता तुम जेड रूई की पावर को समझना शुरू कर दोगे, मगर इसे पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें मेरे बाकी के आर्टिफैक्ट्स को भी ढूंढना होगा। तुम्हें जो मेरा अगला ट्रेजर ढूंढना है वो है मेरा आर्मर। वो ट्रेजर एक डिस्ट्रॉयर के हाथ में है। ये बात सुनने के बाद वो फ्लैशबैक से दोबारा से बाहर आ जाता है और कहता है कि ये तो वही जेड रूई गॉड था। और फिर हमें डीन ज़ेंग को दिखाया जाता है
है अचानक से वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और कहता है कि इस ट्रेजर के अपीयर होते ही यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वही ट्रेजर है जिसे मैं ढूंढना चाहता था। इस बॉक्स के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है बल्कि इसके अंदर एक मैजिक आर्मर मौजूद है। ये कहने के बाद वो योंगफाई के पीछे आता है और आते साथ ही एक बहुत ही जोरदार पाल्म अटैक कर देता है, जिसकी वजह से योंगफाई भी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है। और दूसरी तरफ एल्डर ओयानमेंग वो बिल्कुल हैरान सा रह गया था और इस तरफ योंगफाई वो एक स्टोन से जाकर टकराता है और वो एल्डर जेंग को देखते हुए कहता है कि ये तो वही डिस्ट्रक्शन पॉइजन है। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मौजूद ये बैरियर तुम्हें नजदीक आने क्यों नहीं दे रहा था। ये सारी की सारी प्लेनिंग तुम्हारी थी, असल में डिस्ट्रॉयर तुम ही हो। तुम यहाँ पर मिस मेंग को सिक्योर करने के लिए नहीं लेकर आए थे बल्कि तुम्हें ये ट्रेजर चाहिए था। मगर फिर एल्डर जेंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शानवू अकेडमी की वजह से लेकर आया हूँ, मगर तुम अब मेरे किसी काम के भी नहीं हो। ये कहने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस मेंग को उसकी बोट के साथ ही वहाँ से दूर फेंकने की कोशिश करता है। ये देखकर योंगफाई बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर एल्डर वो उस छोटी सी बोट को सीधा एक खाई की तरफ धकेल देता है। और योंगफाई जैसे उसे बचाने के लिए जाता है तो एल्डर जेंग फौरन से उसके पीछे आते ही एक जोरदार अटैक करते हुए उसे जमीन पर दे मारता है, जिससे योंगफाई को और भी ज्यादा बुरी तरह से चोट लगती है और वो वहीं पर ही पड़ा रहता है। और दूसरी तरफ एल्डर जेंग हंसते हुए कहता है कि एल्डर जुओ वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ब्लड को यूज करने के तरीके ढूंढता रहता था, मगर वो ये नहीं जानता कि डिवाइन ब्लड को यूज करने के बजाय डिवाइन बॉडी को ही क्यों ना यूज किया जाए। ये कहते ही वो उस डिवाइन वेपन को फौरन से अपने पास ले लेता है और योंगफाई से कहता है कि शायद मेरे अलावा ये बात कोई भी नहीं जानता कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जेड रूई पावर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर वो जेड रूई स्टोन भी है, जिसे तुमने बड़े ही लंबे टाइम से अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखा हुआ है, मगर मेरी इस पर नजर पहले से ही पड़ चुकी थी। और इस तरफ योंगफाई मिस मेंग को नीचे गिरते हुए देखता है तो वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है, मगर एल्डर वो अपना पैर उसके ऊपर रखता है और कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है कि ये जेड रूई पावर भी तुमसे ले ली जाए। आज तो सच में मेरे वारे न्यारे हो गए, एक साथ दो दो ट्रेजर मिलने वाले हैं। ये कहते हुए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही उसकी बॉडी के अंदर से जेड रूई को निकालने की कोशिश करता है तो योंगफाई अचानक से जेड रूई पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो एल्डर जेंग की पावर को जेड रूई के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस पर एल्डर जेंग भी हैरान रह जाता है और योंगफाई फौरन से एल्डर जेंग को वापस पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी के चारों तरफ एक पर्पल ओरा आ चुका था। वो एल्डर जेंग से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी खुश हो जाते हो, मगर अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। ये कहने के साथ वो अपनी सोट से उस पर एक बहुत ही जोरदार वार करता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो कहता है कि सच में तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे पता चला कि तुम वहाँ के डीन कैसे बने हुए हो। मगर फिर डीन जेंग कहता है कि क्या तुम्हें अब भी यही लगता है कि मैं तुम्हारी शेनलैंड अकेडमी का ओल्ड मैन जेंग हूँ। ये कहते ही वो अचानक से हंसना शुरू कर देता है और बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट करता है और देखते ही देखते अचानक से उसकी बॉडी से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकल आती है और फिर अचानक उसकी बॉडी के अंदर से एक ऑक्टोपस बाहर निकल आता है, जो कि योंगफाई से कहता है कि इस ओल्ड मैन की स्किन सच में बहुत ज्यादा टाइट है, लगता है कि मुझे इसकी स्किन की जगह अब तुम्हारी स्किन को यूज करना होगा। मगर फिर योंगफाई अपनी सोट से अटैक करते हुए कहता है कि तुम जेड रूई के बारे में तो सोचना भी मत। ये कहते ही वो जैसे अपनी सोट से वार करता है तो वो ऑक्टोपस वहाँ से फौरन से हट जाता है और योंगफाई के ऊपर एक साथ बहुत सारे एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से योंगफाई उन एनर्जी अटैक से टकराकर दूर जा गिरता है और बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इस तरह वो ऑक्टोपस योंगफाई पर हमला करने के लिए जैसे उसकी तरफ आता है तो योंगफाई फौरन से अपनी सोट को उसकी तरफ थ्रो करता है, मगर वो ऑक्टोपस बचकर निकलता है और योंगफाई उससे बचने के लिए फौरन से अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करके साइड पे कूद जाता है और सीधा उसी खाई में चला जाता है जहाँ पर मिस मेंग गिरी थी। ये देखते ही फिर वो ऑक्टोपस ऊपर जाते ही बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक क्रिएट करते ही सीधा नीचे की तरफ थ्रो कर देता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये आखिरी टाइम पे भी इतना ज्यादा रोमांटिक बनने की कोशिश करेगा। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इस लड़के की वजह से जेड रूई वो मेरे हाथ से निकल गई। ये कहने के बाद वो फौरन से उसी ओल्ड मैन की स्किन के अंदर दोबारा से घुस जाता है तो वो ओल्ड मैन बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से उस ऑक्टोपस को उस छोटी सी स्किन के अंदर घुसने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर हम लोग फिर इनकी आंखें देखते हैं, वो ऑक्टोपस अपनी आंखों को उसकी आंखों के साथ फिक्स कर देता है और दोबारा से उठकर बैठ जाता है। और इस तरफ हमें शेनलैंड अकेडमी में
केविन जुओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। वो शिन वुई का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और ऊपर से लॉर्ड शिन वुई वो अपने ड्रैगन के साथ उड़ते हुए उन लोगों के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और फिर वो केविन जुओ से कहता है कि तुम बस इतने ही ताकतवर थे, तुम समझ रहे थे कि तुम मिस मेंग का मुझसे बदला लोगे, मगर तुम एक बार अपनी हालत तो देखो, तुम खुद यहाँ पर मर रहे हो और तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें भी उसके साथ साथ मर जाना चाहिए या फिर तुम पूरे के पूरे शेनलान अकेडमी के साथ ही क्यों ना मार दिए जाओ। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा पागल हो गया है क्या, ये पूरे शेनलान अकेडमी को मारने की बात कर रहा है। इतना कहने के बाद लॉर्ड शेन वुई एक मेथड यूज करता है और हम देखते हैं कि उस पवेलियन में मौजूद जितने भी डिसाइपल होते हैं लॉर्ड शेन वुई के साथ वो भी उसी सेम टू सेम मेथड को यूज करते हुए एक खास किस्म का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और बाकी सारे लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। और इस तरफ एल्डर जुओ वो उस टेक्निक को देखकर पहचान जाता है कि ये डिस्ट्रक्शन टेक्निक है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डिसाइपल जब उस मंत्र को पढ़ रहे होते हैं तो उनकी बॉडी अचानक से वाइब्रेट होने लगती है और देखते ही देखते उनके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलकर सीधा बाहर चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस प्लेटफॉर्म में फिर अचानक से हलचल होती है और लॉर्ड शेन वुई जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और सब लोगों से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि अपना खेल शुरू किया जाए। ये कहते ही वो फौरन से अपनी एनर्जी को ऊपर आसमान की तरफ भेज देता है और फिर हमें वहां पे मौजूद कुछ और डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि उस प्लेटफॉर्म में आकर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और एक कंबाइंड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उन लोगों की वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो उस पूरे के पूरे ग्राउंड से एक जोरदार एनर्जी निकलकर सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है जिससे ऊपर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। और एल्डर जुओ को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, मगर हमें नीचे दिखाया जाता है कोई चीज निकल रही होती है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी और जमीन से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती है तो हमें पता चलता है कि वो चीज असल में एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जो कि बाहर निकलते ही एक जोरदार धाड़ के साथ अपनी एनर्जी को हर जगह फैला देता है। और फिर लॉर्ड शेन वुई उस ड्रैगन के ऊपर खड़ा होकर सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोगों को मुबारक हो, आज तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। इतना कहते ही वो जायंट ड्रैगन अपने मुंह से एक ग्रीन फ्यूम रिलीज करता है जो कि नीचे जमीन में फैलता है तो वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो उस फ्यूम के कांटेक्ट में आते ही पूरी तरह से स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग उस फ्यूम से खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं, मगर वो लोग इतने ताकतवर नहीं होते कि वो उस फ्यूम को रोक पाए, जिसकी वजह से वो लोग भी स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो ड्रैगन जैसे ही एल्डर जुओ पे हमला करता है तो एल्डर जुओ एक पोर्टल के जरिए उस फ्यूम को एब्जॉर्ब करके सीधा लॉर्ड शेन वुई की तरफ थ्रो करता है जिससे लॉर्ड शेन वुई बाल बाल बचता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीनियर डोंग फेंग को, वो तेजी से वहां से भागते हुए सीधा उस ड्रैगन के ऊपर चली जाती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी की पूरी शानू अकेडमी ही डार्क पावर में कन्वर्ट हो चुकी है, इसीलिए उन लोगों के साथ कोई भी डीन नहीं आया। और फिर नीचे खड़े हुए डार्क वॉरियर्स जैसे ही डोंग फेंग पर हमला करते हैं तो वो बहुत ही तेजी से नीचे आते हुए उन वॉरियर्स के ऊपर अपने फायर एनर्जी अटैक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बहुत सारे डिसाइपल होते हैं जो कि उसकी तरफ वेपन्स थ्रो कर रहे थे, मगर वो उन सब लोगों को एक एक करके मारती जा रही होती है। और नीचे पहुंचते ही वो देखती है कि वो सारे के सारे डिसाइपल उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो उन लोगों को आता देखकर कहती है कि जब तक सीनियर लान फेंग केविन जुओ को मेडिकल रूम तक नहीं पहुंचा देते तब तक मुझे ही इन सब लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी फायर पावर के साथ वहीं पे ही उन लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देती है और जो भी बंदा उसके नजदीक आता है वो उसे अपनी फायर पावर के साथ जलाकर राख कर देती है और किसी को अपने करीब तक नहीं आने देती। इसी तरह वो वहाँ पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन सब लोगों को बहुत ही बुरी तरह से धूल चढ़ा देती है। इतने में अचानक ऊपर मौजूद ड्रैगन वो सब लोगों को स्टैचूज में कन्वर्ट कर रहा होता है तो उसके सामने एल्डर जुओ आ जाता है जो कि आते साथ ही उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है और उन सब लोगों से कहता है कि मैं किसी तरह की एविल एनर्जी को अपने सेक्ट पर कब्जा करने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ पे मौजूद जितने भी डार्क सोल्जर्स होते हैं उन सब लोगों को एकदम पकड़कर एक पोर्टल के अंदर धकेल देता है और फिर से वहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो ड्रैगन चारों तरफ से कुछ शील्ड से कवर हो जाता है और एल्डर जुओ उसके भागने के भी सारे रास्ते बंद कर देता है। इतने में अचानक सीनियर लान फेंग भी वहाँ पर पहुँचता है तो वो सारी सिचुएशन को देखकर समझ जाता है कि यहाँ डार्क पावर्स ने हमला किया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लॉर्ड शेन वुई को, वो जब देखता है कि एल्डर जुओ उस ड्रैगन को एक जगह लॉक करने की कोशिश कर
रहा है तो वो उससे कहता है कि ऐसा सोचना भी मत। वो फौरन से एल्डर जुओ की तरफ आगे बढ़ता है, मगर फिर वहाँ पर सीनियर लानफेंग आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए एक जोरदार स्वॉर्ड अटैक करता है, जिससे वो शेनवुई को जख्मी कर देता है। मगर लॉर्ड शेनवुई पीछे से आते हुए उस पर दोबारा से वार करता है और उस मर्तबा सीनियर लानफेंग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा था और वो लॉर्ड शेनवुई पर काफी भारी पड़ने लगा था। इस तरफ हम देखते हैं एल्डर जुओ वो उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी टेक्निक्स को कंटिन्यूसली यूज किए जा रहा था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन पूरी तरह से उस शील्ड के अंदर लॉक हो चुका था। वो ड्रैगन अपना पूरा जोर लगा रहा था, मगर उसके बावजूद भी वो उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लानफेंग वो लॉर्ड शेनवुई को बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ता है, तो लॉर्ड शेनवुई फिर मजबूर होकर अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और फिर लानफेंग से कहता है कि तुम वो पहले आदमी हो जो कि मेरे इस फॉर्म को देख रहे हो, वरना आज से पहले कोई भी इस लायक नहीं था कि मैं उससे लड़ने के लिए अपने इस रूप में आया हूँ। ये कहकर वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को रेडी करने की तैयारी करता है और इस तरफ हम देखते हैं सीनियर लानफेंग वो अपनी एनर्जी को जैसे स्वॉर्ड में चार्ज करता है तो वो स्वॉर्ड उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करती। ये देखकर सीनियर लानफेंग फिर जैसे तैसे उस स्वॉर्ड को पुश करते हुए उसमें एनर्जी ट्रांसफर करता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड शेनवुई जैसे ही लानफेंग पर एक बहुत ही पावरफुल घोस्ट अटैक करता है तो दूसरी तरफ सीनियर लानफेंग वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन अटैक करता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं और इस तरफ हमें दिखाया जाता है सीनियर लानफेंग की स्वॉर्ड वो अचानक से उस एनर्जी को फौरन से लॉक कर देती है, जिस पर लानफेंग हैरान रह जाता है और उसे याद आता है कि इस स्वॉर्ड से जब मैंने लास्ट टाइम एक वॉरियर को मारा था तो उसने अपना कर्स मार के स्वॉर्ड में छोड़ दिया था। ये याद आने के बाद अचानक उसे अपने हाथ में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। इससे पहले कि वो खुद को कंट्रोल कर पाता, लॉर्ड शेनवुई का अटैक उसे जाकर हिट करता है और वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पे गिर पड़ता है। ये देखकर डोंगफेंग भी हैरान रह जाती है और कहती है कि सीनियर लानफेंग तो इंजर्ड हो गए हैं, अब सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। और फिर लॉर्ड शेनवुई जब एल्डर जुओ पर हमला करने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि उसके करीब आते ही एल्डर जुओ एक पोर्टल क्रिएट करते ही उसे दूसरे पोर्टल के साथ वहां से दूर एक पिलर पर दे मारता है और फिर सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, शायद वहां से कोई आ रहा था। और फिर लोग कहने लगते हैं कि जरा वहां देखो, लगता है कि डीन जेंग वापस आ रहे हैं। डीन जेंग को वहां पर आता हुआ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली अब उन लोगों के पास डीन जेंग आ चुके हैं तो वो लोग ये फाइट आराम से जीत जाएंगे। मगर डीन जेंग तो सीधा एल्डर जुओ की तरफ जा रहे थे और एल्डर जुओ उसे देखकर कहता है कि ये वापस क्यों आ गया, ये तो उस लड़की को बचाने के लिए गया था। वहाँ पे मौजूद सब लोग ये देखकर खुश हो रहे थे कि अब फाइनली डीन जेंग उन्हें बचाएगा। मगर डीन जेंग तो आते ही एल्डर जुओ पर पीछे से आकर एक बहुत ही जोरदार वार करता है, जिससे एल्डर जुओ भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देखकर सब लोगों के तोते ही उड़ जाते हैं और डोंगफेंग कहती है कि ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हैं। मगर उसका ग्रैंडपा फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और एल्डर जुओ की बनाई हुई उस फॉर्मेशन को भी फौरन से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन आजाद हो जाता है। और हम लोग उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो फौरन से अपने मुंह से फिर से वही फ्यूम निकलना शुरू कर देता है और हम देखते हैं जमीन में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो उस फ्यूम के कांटेक्ट में आते ही पूरी तरह से स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि सीनियर डोंगफेंग भी उस फ्यूम के कांटेक्ट में आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टैचू में कन्वर्ट होने लगती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। उस ड्रैगन ने ग्राउंड में मौजूद सभी लोगों को पत्थर का बना दिया था और वो सब लोग चुन चुन कर उन लोगों को मारना भी शुरू कर देते हैं। उनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि जो अभी तक वहाँ जिंदा बचा हुआ हो। हमें यहाँ पर प्रिंसेस चुनयान और कियान इन दोनों को नहीं दिखाया गया, शायद ये लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी सारे के सारे लोग वहाँ पर स्टोन्स में कन्वर्ट हो चुके थे। इतने में डीन जेंग फौरन से एल्डर जुओ को आकर पीछे से पकड़ते हुए ऊपर उठा लेता है और सब लोगों से कहता है कि आज हम लोगों ने शेन लाविज्म को खत्म कर दिया है और आज से ही हमारा यहाँ पर राज चलेगा। इतना कहने के बाद जितने भी डार्क वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे एक एक करके एल्डर जुओ के आगे आकर बैठ जाते हैं और उसे ग्रीट करते हुए उसे अपना लॉर्ड एक्सेप्ट करते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।